हेलो दोस्तों। तो आज हम जो कवर करेंगे वो है हमारा जो इनसाइड करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स हैं 18 जनवरी 2021 के। ठीक है, तो इसमें जो पहला वो है पेज, उस पर ओपन स्काई ट्रीटी जो ओएसटी है वो दे रखा है। वो इसके अंदर आर्टिकल में काफ़ी अच्छी तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो इसे वहीं कवर कर लेंगे। उसके अलावा जो GS1 का तमिलनाडु में जल्लीकट्टू गौरव और रण, ये सब देखिए आर्टिकल हम कवर करेंगे ही, तो हम डायरेक्ट वहीं पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है GS1 का, जो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से जो आधुनिक काल तक की जो कला है, उसके रूप, साहित्य, वास्तुकला, उसके मुख्य पहलू जो शामिल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है, जो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू है वो प्राइड और पॉलिटिक्स, गौरव और राजनीति। तो इसके लिए जो अभी हाल ही में जो होने वाले हैं तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव, उसके लिए राजनीतिक दलों का जो ध्यान है वो पोंगल उत्सव, जो कि जनवरी मंथ होता है उसके सेकेंड वीक में जो है मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो जल्लीकट्टू वो भी स्टार्ट होता है। तो सांडों पर काबू पाने वाला एक पारंपरिक खेल है वहाँ का। ठीक है, तो इसकी ओर आकर्षित हो रहा है उनका ध्यान। तो जल्लीकट्टू है क्या? तो जल्लीकट्टू एक सांडों पर जो काबू पाने वाला एक पारंपरिक खेल है, जो कि मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टई और डिंडीगुड़ी जिलों इनमें लोकप्रिय है। ठीक है, क्षेत्र में जो जल्लीकट्टू पट्टिका और या फिर जल्लीकट्टू बेल्ट, इसे ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मनाया कब जाता है? जो जनवरी होता है उसके सेकंड वीक में जो पोंगल त्यौहार है वो मनाया जाता है, और इसी के साथ जो है जल्लीकट्टू भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जल्लीकट्टू की बात करें तो ये 2000 साल से अधिक पुरानी परंपरा है और एक प्रतिस्पर्धी मतलब कॉम्पिटिटिव खेल है। साथ ही इसमें जो है सांडों के जो मालिक होते हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है। ये सांड जो है गर्भाधान कराने के लिए पाले जाते हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी होता है उसके लिए इन्हें पाला जाता है। उसके अलावा अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम जल्लीकट्टू की, तो देखिए एक हिंसात्मक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार जीतने के लिए सांडों पर जो है काबू पाने की कोशिश करता है, और यदि वे इसमें असफल रह जाएंगे तो सांड का जो मालिक होता है वो विजयी घोषित होता है। ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं अलग अलग आगे, आपने देखा होगा जल्लीकट्टू वगैरह, यूट्यूब वगैरह पे देख लीजिएगा, तो उसमें वो आके इसको मतलब वो करते हैं, इरिटेट करते हैं, फिर ये उन्हें मारता है। तो अगर इस खेल में वो असफल हो जाएंगे, जी मतलब इसे नहीं कर पाएंगे इरिटेट, तो जो है ये जीत जाता है। ठीक है, मतलब मारने के लिए उत्साहित करते हैं वो इसे। अगर वो मार देगा किसी इंसान को, मतलब सींगों से अपने मारेगा, तो फिर उसका जो मालिक है वो हार जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू है उसको महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? क्योंकि जल्लीकट्टू के लिए जो कृषक समुदाय द्वारा जो उनके सांड होते हैं ना उनको संरक्षित रखने का एक पारंपरिक तरीका है। मतलब अगर उससे जल्लीकट्टू नहीं करवाया जाता तो उसे क्या करते हैं, मार के मतलब उसका मांस को या तो बेच देते हैं या खा लेते हैं खुद ही। ठीक है, तो इससे जो है उन्हें संरक्षित रखा जाता है, और इससे जो पशु प्रजनन कराया जाता है उनसे। और जल्लीकट्टू इन नर पशुओं के संरक्षण का एक तरीका भी है, क्योंकि जानवर जुताई के काम नहीं आते हैं तो इनका उपयोग केवल मांस के लिए किया जाता है, जो मेल वो होते हैं, सांड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जल्लीकट्टू कानूनी लड़ाई का विषय क्यों बन गया है? क्योंकि 2007 में जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पशु अधिकार समूह जिसे हम पीटा कहते हैं, ठीक है, पीटा की फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, इसके द्वारा जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी जो दौड़ होती है उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें याचिका दायर की गई थी। इसी के साथ जो जल्लीकट्टू है पहली बार कानूनी जांच के दायरे में आया था 2007 में। हालांकि जो तमिलनाडु सरकार है उसने 2009 में कानून पारित करके इन खेलों पर इन खेलों पर जो लगाए गए प्रतिबंध है उससे बाहर निकलने का तरीका खोज निकाला था, जिसमें जो राज्यपाल है उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 2011 में जो है, जो जब यूपीए सरकार आई उसके शासनकाल के दौरान जो सांड है, सांडों को जो है प्रशिक्षण और प्रदर्शन, इसको निषिद्ध सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों में शामिल कर दिया था। ठीक है, पर 2014 में क्या हुआ, फिर से जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक याचिका पर निर्णय के दौरान 2011 की अधिसूचना का हवाला देते हुए सांडों पर जो काबू पाने वाला गेम है, जो बुल टेमिंग होता है, पालतू बनाना बुल को, उस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया 2014 में फिर से। ठीक है, जल्लीकट्टू के संबंध में अगर वर्तमान वैधानिक स्थिति देखें तो 2017 में जल्लीकट्टू पर जो है प्रतिबंध के खिलाफ तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। ठीक है, जिन्हें 15 दिन का जल्लीकट्टू विरोध भी उसी के टाइम पे हुआ था 2017 में। उसी वर्ष क्या हुआ था, जो तमिलनाडु सरकार है उसने केंद्रीय कानूनों में जो है संशोधन करते हुए एक अध्यादेश पारित किया और राज्य में जल्लीकट्टू के लिए अनुमति दी गई। बाद में इस अध्यादेश पर जो है राष्ट्रपति ने भी सहमति दे दी। पर जो पीटा है, ठीक है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, उसने अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए राज्य के इस फैसले को चुनौती दी अनुच्छेद 29(1) के तहत।
ये आर्टिकल जो 29(1) था, ये क्या था, ये एक फंडामेंटल राइट था जो गारंटेड था बाय अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन एंड कल्चरल राइट ऑफ द सिटीजन्स। उसके बाद जो है वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जल्लीकट्टू मामले उस पर एक संवैधानिक पीठ गठित की गई, जहां यह मामला अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा क्या है, जीएस जो अध्ययन 2 है, सामान्य अध्ययन 2 है, इसमें जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने पर करार। तो इसमें क्या कहा गया है, जो दुसाध्य 4 देश कौन से हैं और इनमें भारत को क्यों शामिल किया गया है। ठीक है। डिफ़िकल्ट 4 मतलब कंट्रीज़ कौन सी है, रशिया, टर्की और सऊदी अरेबिया और भारत, इनको डिफ़िकल्ट 4 देश के नाम से जाना गया है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन से देश आते हैं, जो नागरिकों के पास अपने अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता जिनमें नहीं होती है। ठीक है। इस वर्गीकरण को ब्रिटेन जो है उसके एक सदी पुराने नीति संस्थान जो चैथम हाउस द्वारा दिया गया था, जिसे जो है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स इसके नाम से भी जाना जाता है, उससे भी जो है उन्होंने जो है दिया था इसको। ठीक है। और तो इसके संदर्भ में देखते हैं, जो हाल ही में जो चैथम हाउस है उसके द्वारा जब ब्रेग्जिट हुई, मतलब ब्रिटेन की जो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुई, उसके बाद ब्रिटेन की जो भावी विदेश नीति है उसका खाका पेश करने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ठीक है। ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर, इस शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसके लिए भविष्य की मार्ग की एक सुस्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत जो है भारत को इस श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने का जो रीज़न दिया गया। ठीक है। भारत की जो घरेलू राजनीतिक घटनाएं हैं उसकी प्रत्यालोचना के कारण इसे दुसाध्य 4 देशों की श्रेणी में जो है शामिल किया गया। तो इस रिपोर्ट में इस बारे में टिप्पणी की गई कि किस प्रकार जो है सत्तारूढ़ जो बीजेपी है उसने हिंदू राष्ट्रवाद द्वारा जो मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समूह हैं उनके अधिकारों को कमज़ोर किया, और जो नेहरू द्वारा विरासत में छोड़े गए जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत उसके दृष्टिकोण को असहिष्णु बहुलवाद द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है, और यह चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। भारत एक उदार लोकतंत्र का प्रतिकूल समर्थक रहा है। प्रतिकूल मतलब नेगेटिव। ठीक है। अनुकूल पॉजिटिव और प्रतिकूल नेगेटिव। तो भारत अन्य देशों द्वारा जो मानवाधिकारों के हनन के बारे में अस्पष्ट नज़रिया है, और इसका पश्चिमी समूहों में शामिल होने का विरोध करने संबंधी एक लंबा और सिलसिलेवार रिकॉर्ड है। मतलब ये 3 पॉइंट आपने भारत के बारे में कहीं पे भी अभी तक पढ़े नहीं होंगे। ठीक है। तो देखते हैं अभी आगे क्या आएगा, अभी थोड़ा सा ही बोला उन्होंने। तो इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, इसका सोर्स द हिंदू, ये है जीएस पेपर 2 का ही। अच्छा ये ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत में संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाला है करार, सेम यूनिट है। ठीक है। तो ओपन स्काई समझौता जो हमने फर्स्ट सेकंड पेज पे देखा था ना, उससे रूस के अलग होने का तात्पर्य है, जिससे कि अमेरिका पहले ही अलग हो चुका था, अब रशिया भी इससे अलग हो गया। ठीक है। हाल ही में जो रूस है उसने जो ओएसटी है उससे अलग होने का संबंधी घोषणा की है। अब ये है क्या ओएसटी, इसमें 30 से अधिक देश है जिन्होंने जो है हस्ताक्षर किए। इसके तहत भागीदारी देशों को समझौते में शामिल अन्य देशों के किसी भी भाग के ऊपर हथियार रहित, मतलब हथियार ना उस विमान में, उसके अंतर्गत जो टोही विमान होता है उसको उड़ाने की अनुमति दी गई है। देखिए टोही विमान क्या होता है, या रेकोनेंस एयरक्राफ्ट, ये जो है एक तरह का स्पाई प्लेन होता है जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट होता है, जो डिज़ाइन और अडॉप्टेड टू परफॉर्म एरियल रेकोनेंस विद रोल्स इंक्लूडिंग कलेक्ट ऑफ इमेजिनरी इंटेलिजेंस, मतलब किसी भी देश के ऊपर से जाकर ये जो है इमेजेस ले सकता है, इंक्लूडिंग फोटोग्राफी, सिग्नल्स इंटेलिजेंस, उसके सिग्नल्स जो है वो देख सकता है, एज वेल एज मेजर्ड एंड सिग्नेचर इंटेलिजेंस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव also enable some aircraft and UAV to carry out real-time surveillance in addition to general intelligence gathering। ठीक है। तो OST जो है उसको शीत युद्ध के दौरान जो है तनाव कम करने के लिए सबसे पहले 1950 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डुइलाइट आइजनहोवर, इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। उसके बाद जो है नाटो के जो सदस्य हैं और जो सोवियत संघ के विघटन पश्चात जो वार्सा संधि हुई थी उसमें जो शामिल देश थे, इन्होंने वर्ष 1992 में इस पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद 2002 में जो है इसे प्रभावी हुआ, मतलब प्रभाव में आया, और इस
इस पर अमेरिका और जो रशिया था उस जैसे प्रमुख देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा इस समझौते पर जो किर्गिस्तान है उसने हस्ताक्षर तो किए पर इसकी अभिपुष्टि नहीं की। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है इसका, जो निकटतम जो सदस्य देश होंगे उनके बीच जो है विश्वास पैदा करना, ठीक है, विश्वास पैदा करना और इस प्रकार आकस्मिक युद्ध होने की जो संभावना है उसको कम करना, मतलब मित्रता एक तरह से बढ़ाना आपस में। उसके अलावा समझौते की विशेषता क्या है, समझौते के तहत अगर कोई भी सदस्य जो देश है वो मेजबान देश की सहमति से उसके किसी भी हिस्से पर जासूसी कर सकता है। मतलब ये दिखाता है कि हम आपस में इतना विश्वास रखते हैं कि एक देश आगे हमारे यहाँ पे जासूसी कर सके, इमेजेस ले सके, ठीक है। कोई देश मेजबान देश को 72 घंटे पहले नोटिस देगा, इसके लिए 24 घंटे पहले अपना उड़ान मार्ग होगा उसकी सटीक जानकारी देगा कि मैं देश में इस रूट से जाऊँगा, यहाँ से जाके यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा, है ना, ये नहीं कहीं पे भी घूमने लग जाएगा। उसे करने के बाद उसकी किसी भाग का हवाई चित्रण कर सकता है वो, ठीक है, पर हथियार नहीं होगा उसमें एक भी। इस प्रकार एकत्रित की गई जानकारी जैसे कि सैन्य संचालन, सैन्य अभ्यास, मिसाइल तैनाती आदि को सभी सदस्य राज्यों के साथ साझा किया जाना आवश्यक है। जो टोही विमान है उस पर केवल अनुमोदित इमेजिंग उपकरण सिर्फ केवल होगा, ठीक है, केवल इमेजिंग उपकरण उपयोग किए जाने की अनुमति दी जाती है और नियोजित यात्रा के दौरान मेजबान देश के जो अधिकारी होगा, जिस देश में वो जाएगा उसका एक अधिकारी भी उस देश उसमें प्लेन में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद अमेरिका के बाद रशिया ने भी इससे एग्जिट की। 2020 में जो ट्रम्प प्रशासन है उसने जो ओएसटी है उससे हटने के अपने इरादे की घोषणा की थी, ठीक है। अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जो रूस है वो कई सालों से लगातार विभिन्न तरीके से समझौतों की अवहेलना और उल्लंघन कर रहा है। अब रूस ने भी इस निर्णय के समझौते के मतलब रूस का ये कहना है कि जो यूरोप के देश हैं वो उनके थ्रू यूरोप के देश जो हमारे देश में आके इमेजिंग वगैरह कर लेते हैं और फिर वो अमेरिका को दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में यही कहा गया है कि उसके बाद वो अमेरिका को सौंपी जाती है, ठीक है। तो उन्होंने भी बाधाओं को दूर करने की प्रगति की जिम्मेदारी को ठहराया है, ठीक है। तो ये इसकी जो इमेज सेकंड पेज पे थी, ओपन स्काई ट्रीटी एट ए ग्लांस 1992 में साइन हुआ, लोकेशन हेलसिंकी फिनलैंड, इफेक्टिव 1 जनवरी 2002, ड्यूरेशन अनलिमिटेड, रेटिफिकेशन 34, किर्गिस्तान हैज़ नॉट रेटिफाइड येट, प्राइमरी वैल्यू बिल्डिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस, मल्टीलेटरल ट्रीटी क्या है, जो द ओपन स्काईज कंसल्टेटिव कमीशन, ठीक है, मोर देन 1500 ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स हैव बीन कंडक्टेड अंडर द ट्रीटी सिंस 2002। तो अगला टॉपिक क्या है, ये भी जीएस पेपर 2 का ही है, जिसका विषय है भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों अथवा राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय, ठीक है। तो शिनजियांग है जो उसने उसके प्रांत में जो संयुक्त राष्ट्र यूएन है उसको पहुंच प्रदान करने हेतु चीन से ब्रिटेन का जो है आग्रह किया गया, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, जो उइगर जो अल्पसंख्यक है, अब इसके नीचे बारे में हम देखेंगे नीचे कि क्या कौन होते हैं ये उइगर, तो उनके लोगों के खिलाफ मानवाधिकारों की भयावह स्थिति के नए आरोप लगने के बाद हाल ही में जो ब्रिटेन की सरकार है उसने चीन पर जो है संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार निरीक्षण को शिनजियांग का दौरा करने की अनुमति देने के लिए दबाव डाला। हालिया घटनाक्रम क्या है, जो यूके है हाल ही में उसने उत्तर पश्चिमी चीन के क्षेत्रों में जो मुस्लिम उइगर समुदाय है उसके बलात् श्रम से जो उत्पादित वस्तु है उसका यूज़ करने के वाली कंपनियों से आयात पर जो है प्रतिबंध लागू किया, ठीक है, ताकि वो डिमोटिवेट हो सके और उनसे जो है बलात् श्रम ना करवाया जाए। इन क्षेत्रों में जो दास श्रम, जबरन नसबंदी, मानवाधिकारों का भयावह उल्लंघन संबंधी खबरें जो है प्राप्त हो रही हैं। उइगर है कौन, तो ये चीन के उत्तर पश्चिमी शिनयांग प्रांत में निवास करते हैं अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हैं, जिन शिनजियांग प्रांत में इनकी जनसंख्या जो है तकरीबन 40% है। उइगर चीन की तुलना में तुर्की और अन्य मध्य एशियाई देशों में से करीब निर्जातीय संबंधों का दावा करते हैं, ठीक है। निर्जाति क्या होता है, मतलब जो एक ऐसा साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक समूह जो किसी जनसंख्या में आसानी से पहचान लिया जा सके, ठीक है। समाज शास्त्रीय स्तर पर इसे समूह नहीं माना जाता, यह मात्र व्यक्तियों का एक छोटा सा समूह होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो शिनजियांग है उसकी जो पोजीशन देख लेते हैं। शिनजियांग ये है पूरा, ठीक है। शिनजियांग सबसे बड़ा जो चाइना का पार्ट है, ठीक है, और ये मंगोलिया से भी, रशिया से भी कनेक्ट है, कजाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया से भी कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है ये चाइना का।
देखिए चीन जो उइगर है उनको क्यों निशाना बना रहा है, तो शिनजियांग तकनीकी रूप से चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, शिनजियांग जो है चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र है और तथा खनिजों से समृद्ध भी है। इसके साथ ही इस प्रांत की सीमाएं जो है भारत, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान सहित 8 देशों के साथ मिलती है। पिछले कुछ दशक की अगर बात करें तो शिनजियांग प्रांत आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध हुआ है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो है बहुसंख्यक जो हान चीनी होते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में आकर बस गए हैं और बेहतर नौकरियों पर जो है कब्जा कर रहे हैं। हान चीनियों ने उइगर के लिए आजीविका तथा पहचान के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इन्हीं कारणों से क्या हुआ है, जो छिटपुट हिंसा की शुरुआत हुई है। और वर्ष 2009 में जो शिनजियांग प्रांत है उसकी राजधानी उरुमकी, उसमें 200 लोग मारे गए, जिसमें से ज़्यादातर क्या थे, हान चीनी थे, जो मैक्सिमम लोग वहाँ पे आके जॉब कर रहे थे। तब से कई अन्य हिंसक घटनाएं हुई हैं। बीजिंग का कहना है कि जो उइगर समुदाय है यह एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता है। ठीक है, तो और उइगर की तुर्की और अन्य मध्य एशियाई देशों से क्या है, सांस्कृतिक संबंधों के कारण चीनी नेताओं को डर है कि पाकिस्तान जैसी जगहों से संचालित होने वाली जो उग्रवादी तत्व है वो शिनजियांग में अलगाववादी आंदोलन को प्रोत्साहन व सहयोग दे सकते हैं। इसलिए चीन की नीति पूरे समुदाय को संदिग्ध मानने तथा उइगरों की अलग पहचान को समाप्त करने हेतु एक व्यवस्थित परियोजना के आरंभ करने की प्रतीत होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अगला जीएस पेपर 2 से, जिसका यूनिट क्या है, महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। ठीक है, तो G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसमें जो है यूके द्वारा जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, उनको जून में होने वाले जो G7 शिखर सम्मेलन है उसमें अतिथि देश के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया है। अब G7 देश है क्या, ये आगे फिगर में काफ़ी अच्छी तरह से बता रखा है, G7 G8। ठीक है, तो वहीं पे देखेंगे G7 की स्थापना जो है 1975 में हुई थी, जो पहले जो है G8 था। यह विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों के एक साथ लाने वाले एक अनौपचारिक फोरम है। G7 शिखर सम्मेलन में जो EU है, यूरोपियन यूनियन तथा निम्नलिखित देशों के प्रतिनिधित्व एकत्र होते हैं। देखिए फिगर दे रखा है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब ये जैसे कि आप इसे रफली आप अपने हाथ से ही बना सकते हैं। जैसे कि ये G7 है, फिर उसमें एक देश मिल जाता है G8 हो जाता है, फिर इन्हीं में ये बचे हुए देश मिल जाएंगे तो G20 हो जाता है। ठीक है, तो G7 जो है उसका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है, आर्थिक मुद्दे, ठीक है, ये याद रखिएगा, उस पर चर्चा और विचार विमर्श करना, समय समय पर आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के अलावा अन्य वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए सहमति से कार्य करता है। अगर G7 का G8 में रूपांतरण देखें तो 1998 में क्या हुआ था, जो रशिया था उसको औपचारिक रूप से G7 समूह में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। इसके पश्चात G7 जो है G8 में कन्वर्ट हो गया। पर 2014 में जो वो हुआ था ना, क्रीमिया, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पूर्वी जो यूक्रेन था उसमें रूसी सैनिकों की तैनाती तथा क्रीमिया पर जो कब्जे को लेकर अन्य G7 राष्ट्रों ने इन कार्यवाही की कड़ी आलोचना की, जिसकी वजह से जो G8 समूह था उसने अन्य राष्ट्रों द्वारा रशिया की इन कार्यवाही परिणाम स्वरूप रशिया को जो है G8 से निलंबन कर दिया, निर्णय किया गया तथा 2014 में पुनः G7 समूह बन गया 2014 में। ठीक है, उसके बाद ये फिगर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद है GS पेपर 3, तो इसकी यूनिट देख लीजिएगा। मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन क्या होता है, जो मार्केटिंग होती है, संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। तो भारत को जो है किस प्रकार की कृषि खाद्य नीति की आवश्यकता है, तो इसके लिए जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन है, ICRIER, इसमें जो है कृषि संबंधी इन्फोसिस पीठ के अध्यक्ष जो प्रोफेसर अशोक गलाती हैं, उनके अनुसार भारत को अपनी जो विशाल आबादी है उसके लिए पर्याप्त भोजन, चारा और फाइबर, मतलब फूड, फीड और फाइबर, इसका उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए जो कृषि संबंधी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास है तथा जो प्रयोगशाला उनकी जो लेबोरेटरीज है उससे खेतों तक इसकी शाखाओं और सिंचाई सुविधाओं में निवेश करना सबसे उपयुक्त कदम होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो विकासशील देश हैं उनके लिए अपने कृषि जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद है, एग्री GDP का न्यूनतम 1% जो है अपने जो कृषि में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना उसमें लगाना चाहिए, जो कि भारत के मामले में क्या है, ये ½ है, मतलब आधा लगाता है, 1% लगाना चाहिए। यह निवेश इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जो पर्यावरण, मृदा और पानी और वायु है,
और जैव विविधता, इनके संरक्षण के साथ साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा युक्त जो उच्च उत्पादन है प्राप्त करने में जो है इसे सक्षम बना सके। इसके लिए देखिए उन्होंने क्या बताया कि जो MSP और FRP देते हैं ना सरकार, गेहूँ, धान, इन सब पे, उसकी बजाय जो है जल संरक्षण, मृदा और वायु गुणवत्ता, अगर कोई किसान इन तीनों को करता है तो उससे जुड़ी आय प्रदान करने पर समर्थन नीतियों को लागू करना चाहिए। ठीक है, MSP FPR है क्या? MSP और FRP, ठीक है। तो MSP क्या है? द प्राइस विच FCI ऑफर टू द फार्मर फॉर देयर एग्रीकल्चर क्रॉप इज कॉल्ड MSP। जो उनके जो फार्मर होता है उनको जो प्राइस देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP इज जनरली हायर देन द मार्केट प्राइस। और FR की बात करें, ये मिनिमम प्राइस होता है विच द शुगर्स मिल, जो शुगर मिल होती है, हैव टू पे टू द फार्मर फॉर देयर शुगर के, जो उनके गन्ने के लिए जो उनको मिलता है, ये FRP होता है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस। तो ये बोला गया कि जो FRP और MSP और जो FRP है, इनके बदले जो ये तीन है, इनसे जुड़ी जो अधिक आय प्रदान करने वाली समर्थन नीतियाँ, उनको लागू किया जाना चाहिए। भारत को जो विपणन होता है, जो मार्केटिंग होती है, उसकी लागत को कम रखते हुए आपूर्ति श्रृंखला में जो खाद्य पदार्थ है उसकी क्षति को कम करते हुए, और जो खेत से चम्मच तक का सफ़र है किसी भी खाने का, उसे खाने की निर्बाध आपूर्ति करने तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित और ताज़ा खाना जो है तो ताज़ा भोजन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर सुरक्षित और पौष्टिक भोजन जो है मिलना चाहिए। अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो इसके माध्यम से जो खाद्य सामग्री उसका सार्वजनिक वितरण हो, जिसमें मुख्यतः चावल और गेहूं का वितरण किया जाना चाहिए। इसके लिए खरीद, भंडारण और वितरण हेतु 90% से अधिक सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, फिर भी यह बहुत प्रभावी नहीं हो पा रहा है अभी भी। तो अगला आर्टिकल क्या है जो पढ़ा था हमने, वो इंडियन एक्सप्रेस से था अभी। उसके बाद है जो सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। तो क्या है 5G क्या है और इस प्रौद्योगिकी के अनुकूल भारत की तैयारी, इसका जो संदर्भ है वो क्या है, हाल ही में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो DOT है, उसके द्वारा जो आभासी 10 वर्ष के लिए जो 5G बैंड सहित जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई है और इसके उपयोग के संबंध में जो दूरसंचार कंपनियां और अन्य उद्योग विशेषज्ञ हैं उनसे राय मांगी गई है। तो 5G है क्या? ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन 2019 के प्रीलिम्स में भी आया हुआ था, 4G LTE और 4G वोल्टी के ऊपर। 5G तकनीक जो है मोबाइल जो ब्रॉडबैंड होता है उसकी अगली पीढ़ी है। यह तकनीक जो है 4G जो LTE है ना, इसको प्रतिस्थापित मतलब इसका एंड कर देगी, एक तरह से इसको रिप्लेस करेगी। इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी। 5G तकनीक से जो डाउनलोड और अपलोड की गति है उसमें चरंघाती मतलब एक्सपोनेंशियली तरीके से तेजी आ जाएगी। 5G मल्टी GBPS ट्रांसफ़र रेट, अत्यधिक कण विलंबता, जो अल्ट्रा लो लेटेंसी होती है, भारी क्षमता, उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक क्षमता, समान अनुभव प्रदान करेगी। ठीक है, उसके अलावा 5G तकनीक की दौड़ में भारत की अगर अवस्थिति की बात करें तो 3 कंपनियां हैं, वोडाफोन आइडिया, जो दूरसंचार भारती एयरटेल और जियो इन्फोकॉम। ठीक है, तो ये 3 कंपनियां DOT से स्पेक्ट्रम आवंटन जो होता है ना, स्पेक्ट्रम की बिड लगती है, अलग अलग स्पेक्ट्रम के जो खरीदते हैं, उसकी 5G फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा बनाने का आग्रह कर रहे हैं ताकि वे अपने सेवाओं के अनुसार अपनी कार्य योजना बना सकें। हालांकि एक सबसे बड़ी बाधा क्या है, इन तीनों में से जो 2 कंपनियां हैं इनके पास पूंजी की कमी है, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। दूसरी ओर रिलायंस जियो की योजना इस साल की शुरुआत में देश के लिए स्वदेश निर्मित जो 5G नेटवर्क है उसको शुरू करने की है। 5G तकनीक के संदर्भ में वैश्विक प्रगति की अगर बात करें तो सरकारों से ज़्यादा जो वैश्विक दूरसंचार कंपनियां उनके द्वारा 5G नेटवर्क का जो है निर्माण शुरू किया जा रहा है और अपने ग्राहकों के लिए परीक्षण के आधार पर जो है चालू कर दिया गया है। अमेरिकी जो कंपनियां जैसे कि AT&T, T-Mobile और वेरिजोन, इन जैसी जो कंपनियां इन्होंने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए वाणिज्यिक 5G को शुरू करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। अगर इसका निष्कर्ष देखें तो भारत की जो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 है उसमें 5G के महत्व पर जो है प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि एक वृद्धिशील स्टार्टअप समुदाय सहित 5G, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग जो IoT है और डेटा एनालिटिक्स अवसरों के एक नए क्षितिज को खोलने और डिजिटल जुड़ाव को तीव्र एवं गहन करने का वादा करता है। ठीक है, तो ये इसकी जो वो दिखाई गई है कि किस टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे 1980 में 1G,
90 में 2G, 2000 में 3G, 2010 में 4G, 2020 में 5G। ये इसकी वो दिखाई है स्पेशलिटी। तो उसके बाद जो लास्ट हुआ है वो है हमारा केवड़िया, जो हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो केवड़िया भाग है उससे जोड़ने के लिए 8 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रेलगाड़ियों में चलने के बाद देश में विभिन्न क्षेत्रों में केवड़िया का निरंतर संपर्क स्थापित हो जाएगा। ठीक है, केवड़िया में है क्या, जो हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, तो ये 2-3 साल पहले मैं एक इंटरव्यू देखा था, उसमें पूछ लिया था इसके बारे में डिटेल में, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जैसे कि ये क्या है, 182 मीटर है, 23 मीटर टॉलर देन द चाइना स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैचू। जो प्रीवियस टॉलेस्ट स्टैचू था उससे 23 मीटर बड़ा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट डबल है जो हमारा स्टैचू, जो यूएसए का जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, 3050 करोड़, और डिज़ाइन बाय पद्म भूषण विनिंग स्कल्पचर राम वी सुतार, बिल्ड बाय L&T जो लॉर्सन एंड टर्बो एंड स्टेट रन सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड। स्क्रैप मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम विलेज अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, स्क्रैप मटेरियल कलेक्टेड किया गया इसे बनाने के लिए। लोकेशन क्या है, 3.32 किलोमीटर फ्रॉम सरदार सरोवर डैम इन गुजरात केवड़िया। उसके अलावा डेडिकेटेड टू सरदार पटेल द आयरन मैन, क्रेडिटेड विद यूनिफाइंग इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओपन टू पब्लिक 3 नवंबर 2018, मतलब 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर ही हो गए। ठीक है, तो अगर जैसे कि ये इमेजेस जो होती है साफ़ नहीं आती ना, अगर किसी को लगता नहीं है ऐसे कहीं उसमें नहीं आते, तो आप इंग्लिश वाले डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो ओरिजिनल वही होती है, ये तो फिर बाद में फ़ोटोकॉपी की जाती है उसकी। ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट करके। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।